सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड डबल फर्टिलाइजेशन देखा। प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया बेबी जर्मिनेट होता है सॉइल के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। नाउ आज की क्लास में अपने को देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर देखना है, बात अपनी ही हो रही है, ठीक है। चलो एक मिनट में वॉल्यूम फुल कर लेती हूँ, 2 मिनट। हाँ, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेती हूँ लैपटॉप पे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी इसको फुल कर लेती हूँ, अभी क्लियर आ जाएगी आवाज़। इज इट लाउडर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, फाइन। नाउ लास्ट क्लास में अपने ये भी देख लिया था कि जो ह्यूमन बीइंग हैं इनके अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं ह्यूमन बीइंग में। देन ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको एक मेच्योरिटी लेवल पर लेकर आते हैं। एंड इन हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल ही ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। एंड एट द एज ऑफ 18 एंड 21 गवर्नमेंट के हिसाब से दिस इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज मेच्योरिटी इज अचीव्ड इन फीमेल 18 एंड इन मेल 21 ईयर्स। देन हमने ये भी देखा था कि कैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर से हमको ये चीज़ पता चलती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक पेयर क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी में फ़र्क के कारण मेल एंड फीमेल जनरेशन तैयार होती है। XX क्रोमोसोम फीमेल बनाता है एंड जो मेल है उसके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के समय जो मियोसिस होता है, मियोसिस से एक XX क्रोमोसोम वाली फीमेल से गमीट्स जो तैयार होते हैं, उनके दोनों गमीट्स में XX क्रोमोसोम होते हैं। XY क्रोमोसोम वाले मेल से जो गमीट तैयार होते हैं उनके अंदर एक X क्रोमोसोम वाला गमीट होता है और एक Y क्रोमोसोम वाला गमीट होता है, ठीक है। चलो, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल में अपने को डिटेल में देखना है। लेट्स सी मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 28 पर 3.16 नंबर पर। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके अंदर टेस्टिस, बहुत सारी ग्लैंड्स एंड बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस को डेवलप होने के लिए हमारी बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, अपनी पूरी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, उसको अलग से एक बैग बना के दिया हुआ होता है भगवान ने, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, पेयर एक होता है पूरा स्क्रोटम के अंदर, एक पेयर टेस्टिस होते हैं। इसके बाद टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उस ट्यूब्यूल के अंदर मियोटिकली डिवाइड होती है एंड स्पर्म्स जनरेट करती हैं, जो मेल गमीट कहलाते हैं। ह्यूमन बीइंग में मेल गमीट स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये स्पर्म्स जब टेस्टिस में बनते हैं तब वहां से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, आगे की तरफ पुश हो जाते हैं। एंड पुश होने के बाद वो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स में से, बहुत सारे पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर जिनको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, उनमें ट्यूब्यूल्स में से पास होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स के आसपास बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन उस ट्यूब्यूल के साथ, उस स्पर्म के साथ मिलते जाते हैं एंड वो मिक्सचर आगे की तरफ बढ़ता जाता है। स्पर्म जैसे जैसे इन ट्यूब्यूल्स में आगे की तरफ ट्रैवल करते जाते हैं, ये सिक्रीशन उसके साथ मिक्स होते जाते हैं एंड स्पर्म्स मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फॉरवर्ड होते जाते हैं स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक।
इनका ट्रैवल जो होता है वो इस तरह का होता है, मैं डायग्राम से ही बता रही हूँ आपको। पेन आई थिंक इसमें नहीं है, गूगल पर ये टेक्स्ट बुक, तो मेरा कर्सर दिखेगा आपको स्क्रीन पर। टेस्टिस में से निकलने के बाद जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, ये रीटेस्टिस, यहाँ से निकलने के बाद एपिडिडाइमिस, ये वाला पोर्शन, एपिडिडाइमिस से एक बड़ी ट्यूब जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, वासा डिफरेंस के अंदर आते हैं। वासा डिफरेंस के अंदर ऊपर तक ट्रैवल करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के आसपास, वहां से इस ट्यूब में बेंड आता है एंड अब ये ट्यूब्यूल कहलाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर आते हैं ये एंड वहां से स्ट्रेट डायरेक्टली पेनिस के थ्रू होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आते हैं, ठीक है। बहुत सारी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो होती है ये पेयर में होती है एंड ये अपना सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट में डालते हैं। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड पेयर में, इसके सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाते हैं जो दोनों तरफ के टेस्टिस से आती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास में ही यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ में एक ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ में एक नीचे की तरफ ग्लैंड आती है विच इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड ये अपने सिक्रीशन यूरिनोजेनाइटल डक्ट में डालते हैं एंड इतनी सारी ग्लैंड से निकले हुए सिक्रीशन along with sperm ये बनाते हैं सीमन एंड सीमन इस तरह से तैयार होके इजैक्यूलेटरी डक्ट से पेनिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो सारे ही जो ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ये पेयर में होते हैं, टेस्टिस भी दो, काउपर्स ग्लैंड भी दो, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी दो, वासा डिफरेंस भी दो, सिर्फ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, पेनिस, ठीक है, एंड स्क्रोटम, इनके अलावा सारे के सारे ऑर्गन्स पेयर में मिलते हैं। डन। एंड ये जो डक्ट्स होती हैं, आप इनकी लेंथ के बारे में डिस्कस करें। जो एपिडिडाइमिस की लेंथ होती है ये लगभग 6 मीटर की होती है, ठीक। एक स्पर्म जो होता है ये स्पर्म 60 माइक्रोमीटर का होता है। इसका मतलब ये कि हर एक छोटे माइक्रो स्पर्म को लगभग 6.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड इसीलिए स्पर्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड स्पर्म को ये एनर्जी देने के लिए सीमेन के अंदर शुगर फ्रक्टोज मिलती है, ठीक। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसके सारे के सारे ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, ठीक। इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक सिंगल यूट्रस एंड एक सिंगल वजाइना होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लैंड भी होती है साथ में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं जिसको, वो भी प्रेजेंट होती है। नाउ जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी में हर महीने एब्डोमिनल कैविटी में ऑल्टरनेटली एक एक ओवरी से एक एक स्पर्म तैयार ओवम तैयार होता है, नॉट स्पर्म। ये ओवरी जो है इसके पास ही ओविडक्ट का ओपन एंड होता है। ओपन एंड वाली साइड जो ओविडक्ट की होती है वो ओवरी के पास में ही होती है एंड जैसे यहाँ पर ओवम बनता है, बना हुआ ओवम ये फनल लाइक ओविडक्ट के मुंह पर यहाँ पर पुश कर दिया जाता है एंड ये जो oocyte होता है जिसको ओवम बोलते हैं ये यहाँ से एंटर कर जाता है ओविडक्ट के अंदर। नाउ ओविडक्ट के अंदर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होते हैं। ये सीलिया उसको oocyte को यूट्रस की तरफ पुश करते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसे मैंने कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर बनने वाला जो गैमीट है वो स्पर्म कहलाता है
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गमीट बनता है दैट इज कॉल्ड एज ओवम। दोनों ही मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। एंड जो स्पर्म होते हैं ये मेल के अंदर प्यूबर्टी की एज के साथ साथ मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, टिल डेथ तक होता रहता है मेल में। देन फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी गर्ल उसकी इमेच्योर ओवरी के अंदर ही लगभग 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं, बाय बर्थ होते हैं गर्ल को। मेल में बाय बर्थ स्पर्म्स नहीं होते हैं, मेच्योरिटी लेवल आने के बाद टीनेजर एज में, प्यूबर्टी के एज में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है एंड टिल डेथ चलता रहता है। बट फीमेल आर ब्लेस्ड विद 2 to 4 मिलियन oocytes inside the immature ovary। immature oocytes के साथ ही बेबी गर्ल जन्म लेती है एंड प्यूबर्टी आते आते तक एक एक ओवम oocyte रिलीज होता जाता है, एक एक oocyte मैच्योर होता है एंड हर महीने रिलीज किया जाता है, ठीक है। कब तक? मैच्योरिटी एज खत्म होने तक, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर ऑफ एज तक। एक गर्ल, एक वुमेन, फीमेल 45 ईयर की एज की हो जाती है, तब तक उसके अंदर ऑल्टरनेटली दोनों ही ओवरीज से एक एक oocyte मैच्योर होता जाता है एंड 45 से 50 की एज के बीच में oocytes की मैच्योरिटी जो है वो हार्मोन्स के कारण फंक्शनिंग उसकी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो होता ही है कि एज ऑफ 45 से 50 के बीच में oocytes बनना धीरे धीरे कम होते जाते हैं एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 45 से 50 के बीच में सारे फीमेल्स में एज एक सा नहीं है, फिर 45 से 50 की एज के बीच में हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, वो या तो कम हो जाता है या स्टॉप हो जाता है एंड इस वजह से फीमेल में 45 से 50 की एज के बीच में मेनोपॉज होता है। उसके बाद फीमेल फर्टाइल नहीं रहते हैं, उनके अंदर oocytes डेवलप होना बंद हो जाते हैं बट बंद हो जाते हैं। आप इमेजिन करो 2 to 4 मिलियन ऑफ oocytes एक फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड आप मान के चलो कि उसकी प्यूबर्टी की एज 10 या 15 साल से शुरू हो जाती है। 45 से 50 की एज के बीच में उसको हर महीने एक एक oocyte डेवलप होता है, ठीक है, मैच्योर होता है, ओवम रिलीज होता है। तो 2 to 4 मिलियन ऑफ ओवा में से लगभग 400 ओवम ही रिलीज हो पाते हैं टिल द एज ऑफ मेनोपॉज। बाकी सारे के सारे oocytes 45-50 की एज के बाद मींस मेनोपॉज के बाद वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। डन। नाउ गमीट इस तरह से बने। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन मालूम है आपको, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेल जो है ये स्पर्म डोनेट करता है कपलिंग के टाइम पर एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म एक ही बार में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं ये वजाइना में डाल दिए जाते हैं एंड वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है स्पर्म्स की। सीमेन के अंदर ये स्पर्म वहीं से एनर्जी लेकर वजाइना से यूट्रस एंड यूट्रस से ओविडक्ट में जाते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रैवल करके oocyte तक पहुंचते हैं ओविडक्ट में एंड फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, ठीक है। एंड इसमें से कोई भी एक स्पर्म ओवम को रप्चर करके एंटर करता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। डन। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30, डायग्राम नंबर 3.18। ओवम के ऊपर बहुत सारे स्पर्म आते हैं लेकिन कोई एक ही स्पर्म सक्सेसफुल होता है उसको रप्चर करके अंदर जाने में, oocyte के अंदर जाने में एंड फीमेल गैमेट को, ओवम को फर्टिलाइज करने के अंदर, ठीक है। नाउ एक और एक चीज, एक जनरल आइडिया के लिए, फीमेल में मेनोपॉज तक
oocyte रिलीज हर महीने होता है, लेकिन 45 से 50 की एज आते आते तक, मीन्स मेनोपॉज की एज आते आते तक जो oocyte होते हैं इनके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि हार्मोन्स का सिक्रीशन या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, एंड इस वजह से ये जो oocyte होते हैं ये पुराने हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं ना, उस इतनी अच्छी तरह से मेच्योर नहीं हो पाते हैं, एंड इस वजह से उनकी मियोसिस डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कम स्टेज पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, तो अगर ऐसे oocyte फर्टिलाइज होते हैं तो उनके अंदर मियोटिक डिवीजन प्रॉपर नहीं होने के कारण प्रॉपर oocyte डेवलप नहीं होगा, एंड ऐसे oocytes अगर फर्टिलाइज होते हैं तो उनसे जो नई जनरेशन के बेबीज बनते हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, डाउन सिंड्रोम जैसी एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, दूसरा फैक्ट एक और कि एज वी नो, एंड दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चीज है ये, गिव रीजन में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, या फिर गिव रीजन में एक क्वेश्चन आता है कि मेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल। ठीक है, जन्म भले ही मदर देती है, लेकिन पैदा होने वाला नया जनरेशन बेटा होगा या बेटी होगा, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसका साइंटिफिक रीजन आपको देना पड़ता है। तो आपको क्रोमोसोम्स के यहाँ से बताऊँ तो सी, ह्यूमन बीइंग में 22 ऑटोसोम्स, एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो इससे जो स्पर्म बनेंगे वो क्या बनेंगे, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, बिकॉज मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिर्फ एक एक्स है और दूसरा वाई है, ओके। बट जो फीमेल है इसके अंदर जो oocyte बनेंगे वो दोनों ही 22XX ही बनेंगे, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि मदर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों आइडेंटिकल है, एक्स एक्स है। अब अगर इनमें से मदर के किसी भी oocyte को, मदर के सारे oocytes 22 प्लस एक्स हैं, तो मदर के किसी भी oocyte को अगर फादर का 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है तो जो जनरेशन तैयार होगी दैट विल बी 44 प्लस एक्स एक्स, दैट मीन्स वो गर्ल होगी क्योंकि उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स आ गए। एंड अगर मदर के एक्स oocyte को, किसी भी oocyte को फादर का अगर 22 प्लस वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इन दैट केस जो जनरेशन होगी दैट विल कंटेन 44 प्लस XY क्रोमोसोम, एंड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ दिस heterochromosome X and Y, the generation will be a boy. तो सेक्स का डिटर्मिनेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन, नॉट ऑफ द मदर। पुराने समय में जो स्टीरियोटाइप चलता था कि बहुत पुराने टाइम के पिक्चरों में या केसेस में आपने देखा होगा, आप अब तो नहीं होता है कि जो मदर होती है, जो बहू होती है घर की, वो अगर लड़कियां ही लड़कियां पैदा करती हैं तो उसको सारा का सारा दोष उस माँ के ऊपर डाला जाता है ना, फादर को कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि अपने यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की ही होती है कि उसके क्रोमोसोम्स में अगर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं तो बेबी बॉय जन्म नहीं लेगा, ठीक है ना। सो ये सब गिव रीजन की बातें हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन एम्ब्रियो में कैसा होगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, गिव रीजन का एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बर्थ। जैसे जाइगोट फर्टिलाइज बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, उस जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां से उस जाइगोट को पुश कर दिया जाता है यूट्रस के तरफ से, ठीक है। एंड जाइगोट एक सिंगल सेल जो होती है ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करके एक पूरा बॉल बना देता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक बॉल जो होता है ये अब यूट्रस की तरफ पुश हो जाता है,
एंड वहां पर जाकर वो एक जगह सेट हो जाता है। यूट्रस में अगर एम्ब्रियो सेट हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो प्रेगनेंसी कहलाती है। एंड देन आगे आगे उसके फर्दर डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, जैसे एक जगह पर जाकर यूट्रस में फिक्स हो जाता है, वहां पर एक सेल्स बन, टिश्यूज तैयार हो जाते हैं जिसको प्लेसेंटल टिश्यू कहते हैं। ये प्लेसेंटल टिश्यू ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इस प्लेसेंटल टिश्यू से फीटस को, अब उस एम्ब्रियो को मदर से फूड सप्लाई शुरू हो जाती है। ठीक है, फूड मटेरियल उसके पूरे जो टिल उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती है यूट्रस के अंदर, कंप्लीट ग्रोथ होने तक उसको फूड सप्लाई प्लेसेंटल टिश्यूज से ही मिलती है। एंड इस तरह से पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने को लगभग 9 मंथ्स का पीरियड लगता है, दैट इज 36 वीक का। ठीक, तो किस तरह से 3.20 डायग्राम में आपको दिया है कि 1 महीने से लेकर 9 मंथ तक का बेबी का ग्रोथ माँ के पेट के अंदर किस तरह से होता होगा, दैट इज गिवन हियर। 36 वीक कंप्लीट हो जाने के बाद जो हार्मोन्स हैं, फिर वो दूसरे हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं बेबी की ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद। एंड देन फिर बेबी का जन्म होता है। इस पूरी चीज़ में फीमेल के अंदर आने वाली oocytes के डेवलपमेंट की साइकिल, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से हर महीने एक oocyte भी जनरेट होता है एंड वापस से कैसे एक एक एग रिलीज होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्यूबर्टी में जैसे ही चेंजेस आना शुरू होते हैं, तब 28 to 30 डेज में रिपीटेटिव चेंजेस होते रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इन रिपीटेटिव चेंजेस को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नेचुरल प्रोसेस होती है, टोटली हार्मोन्स से कंट्रोल होती है। ठीक, इसके अंदर जो काम करने वाले मेन हार्मोन्स हैं, दोज आर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, एगेस्ट्रोन एंड प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। अब ये चारों हार्मोन्स कैसे oocytes की मैच्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, कैसे ये बनता है, लेट्स सी विद द डायग्राम एंड द स्टेटमेंट्स। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स, बैट जैसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर oocyte होता है, वो डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक, एंड इसके डेवलपमेंट की स्टार्टिंग एफएसएच हार्मोन से होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्यूबर्टी की एज में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एफएसएच हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। ओके, फॉलिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर। ठीक, अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंड यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम जो होती है, अंदर की लाइनिंग जो होती है, वो डेवलप होना शुरू होती है फर्स्ट साइकिल में। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहली बार में तो वो बनती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओवम हर महीने बनते जाते हैं, फिर वो रीजनरेट होती है। ठीक, चलो, तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलना शुरू होता है और एंडोमेट्रियम बनता है। ठीक, अब इसके एस्ट्रोजन के इफेक्ट में जो एंडोमेट्रियम बनता है एंड फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट जब हो जाता है, ठीक, तब क्या होता है, फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में, क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है एंड उसके इसमें वो oocyte रिलीज हो जाता है एंड इस पीरियड को बोलते हैं ओव्यूलेशन। फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड oocyte रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन इसको बोलते हैं। तो oocyte रिलीज होने के बाद जो बचे हुए टिश्यूज होते हैं बस्ट फॉलिकल के, वो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, गोल गोल टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें से प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ठीक, तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के सिक्रीशन के कारण एंड प्रोगेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियम ओव्यूलेशन के लिए एंड एम्ब्रियो के इम्प्लांटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम बाकी है, लेट मी कंप्लीट। ठीक, ये डायग्राम से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो, मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला डे पीरियड यहाँ से रीजनरेशन हो जाता है 5 नंबर से। देखो
ठीक है। एंड जो भी एक स्टूडेंट ले रहा हो वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देना बेटा, लास्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट। तो ये देखो फॉलिकल बनते हैं एंड फॉलिकल के अंदर oocyte तैयार होते हैं, oocyte तैयार हुए एंड ओव्यूलेशन से oocytes रिलीज हुए। बचे हुए टिश्यूज से क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के कारण ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे देखो नंबर 5 से स्टार्ट करो। रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का, एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेट होने के बाद ये सारी चीजें डेवलप होती रहती है। एट द डे ऑफ 13 to 17 और 20, ठीक है ना, 13, 14, 16 डेज तक, इन डेज तक का ये पीरियड ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, जब सक्सेसफुल ओवम उस फॉलिकल से निकल जाता है। 3-4 दिन तक वो वेट करता है। ठीक है, 3-4 दिन तक इसी हॉर्मोन्स के प्रेजेंस में ये वेट करता रहता है। लेकिन अगर ओव्यूल साइड जो है, किसी का माइक्रोफोन शुरू है बेटा, म्यूट करो। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉपर्स ल्यूटियम जो है ये बर्स्ट होकर कॉपर्स अल्बिकेंस बन जाता है। एंड जैसे कॉपर्स अल्बिकेंस बनता है, इसके अंदर से निकलने वाले ये हार्मोन सारे बंद हो जाते हैं बनना। एंड उस वजह से क्या होता है, ये ओव्यूल एंड उसके साथ के सारे ये कॉपर्स ल्यूटियम जो टिश्यूज वगैरह होते हैं वो सारे ही रप्चर होकर डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिक्रेशन बंद हो गए। एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना शुरू होता है एंड एंडोमेट्रियम ये बचा रप्चर किया हुआ oocyte, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकेंस, ये सारे टिश्यूज जो हैं ये ब्लड के साथ वजाइना के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। एंड ये सिक्रेशन लगभग 4 से 5 दिन तक चलते हैं, जिसको हम पीरियड आना बोलते हैं। डन। सो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आया? Yes. लास्ट Yes, ma'am. लास्ट में Yes, ma'am. बाकी है तो वीडियो शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 52 स्टूडेंट्स ले लिए मैम। लिए ना, चलो ठीक है। तो इसको पढ़ना अच्छे से, टेक्स्ट बुक में जो रीडिंग दी है उस रीडिंग को देखना। हाँ, एंड बाकी की चीज़ें कल की क्लास में। मैं अगर क्लास शेड्यूल नहीं कर पाई तो सेम टाइम है कल का भी, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. बाय एंड टेक केयर। बाय। Bye, ma'am.